नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञानविद सुखदेव में। आज का जो टॉपिक है इस वीडियो के माध्यम से हिंदी की उत्पत्ति, पुराने हिंदी अवॉर्ड, ये तीनों के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो आप सब वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इससे पहले जो भी हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। लिखा है कि विश्व की भाषाओं की संख्या को लेकर विद्वान विभक्त हैं। वर्तमान में विश्व में 6000 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। विश्व में भाषा परिवारों की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है, यानी कितना भाषा है इसको लेकर काफ़ी मतभेद है। भोलानाथ तिवारी और विल्हेम ऑन हम्बोल्ट ने भाषा परिवारों की संख्या है जो 13 मानी है, जबकि फ्रीडिश म्यूलर ने भाषा परिवारों की संख्या 100 मानी है। आगे देखिए, लिखता है कि निर्विवादित रूप से 4 भौगोलिक क्षेत्रों यानी यूरेशिया, अफ्रीका भूखंड, प्रशांत महासागर भूखंड एवं अमेरिका भूखंड के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को महत्व दिया जाता है। लिखता है कि भारत में विश्व के सबसे 4 प्रमुख भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है। सामान्यतः उत्तर भारत में बोली जाने वाली भारतीय भाषा परिवार की भाषाओं को आर्य भाषा समूह, दक्षिण की भाषाओं को द्रविड़ भाषा समूह, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाओं को मुंडारी भाषा समूह तथा पूर्वोत्तर में रहने वाले तिब्बती बर्मी निर्जातीय भाषाओं को चिन्नी तिब्बती के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग को है जो हिंदी में मुख्य रूप से आर्य भाषा समूह को पढ़ना है, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और देखिए आगे लिखा है भारतीय आर्य भाषाएं और हिंदी भाषा। लिखता है अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भारतीय आर्य भाषाओं के 3500 वर्षों के विकास क्रम को सामान्यतः 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। वो इस प्रकार है। प्राचीन आर्य भाषाएं वो 2000 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, और इसमें है जो वैदिक संस्कृत आ जाता है, उसका है जो समय 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और दूसरा लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषाएं जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इसमें पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा अवहट भाषाएं आ जाती है। और एक है जो आधुनिक आर्य भाषाएं जो 1000 ईस्वी से अब तक के जो भी भाषा है इसके अंतर्गत आता है, जैसे कि हिंदी, बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी इत्यादि। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सबसे पहले देखेंगे वैदिक भाषा यानी वैदिक संस्कृत। वैदिक भाषा में वेद, वेदांग, आरण्यक इत्यादि लिखे गए हैं। वैदिक भाषा में कुल 52 ध्वनियों यानी 13 स्वर और 39 है जो व्यंजन का प्रयोग होता था, जबकि डॉक्टर हरदेव बाहरी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानते हैं। इस भाषा में 3 लिंग, 3 वचन और 8 कारकों का उल्लेख है। अब आगे देखते हैं लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत के 3 रूप है, पश्चिमोत्तरी, मध्यवर्ती और पूर्वी। लौकिक संस्कृत है जो पश्चिमोत्तरी बोली पर आधारित थे। लौकिक संस्कृत का प्राचीनतम काव्य ग्रंथ रामायण माना जाता है, और रामायण का जो रचयिता है वो महर्षि वाल्मीकि है। आगे लिखता है पाणिनि की अष्टाध्यायी, रामायण, महाभारत, पुराण आदि की रचना लौकिक संस्कृत में ही हुई है। लौकिक संस्कृत में केवल 48 वर्ण रह गए। ये जो ला, लह, जिह्वा मूल्य तथा उपध्मानीय के लुप्त हो जाने के कारण लौकिक संस्कृत में 48 ध्वनियाँ ही शेष रह गई। लौकिक संस्कृत में वैदिक संस्कृत की अपेक्षा क्रिया रूपों
और धातु रूपों में विशेष अंतर आ गया है। अब देखते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। इसमें लिखा पाली। सबसे पहले पाली है जो मध्यकालीन आर्य भाषा की प्रथम अवस्था है, इसे माना गया है। इससे पहले बता दें कि JSSC CGL से रिलेटेड हमारा एक पेड ग्रुप चल रहा है हिंदी सब्जेक्ट के लिए स्पेशली। अगर उसमें आप सब में से किसी को जुड़ना है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9507779621। इसमें जुड़ के उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसमें है जो हिंदी सिलेबस का JSSC CGL में जो हिंदी है उसके पूरे टॉपिक वाइज वीडियो, प्लस में टेलीग्राम मोड में क्विज, प्लस में उसका PDF प्रोवाइड कराया जाता है। साथ ही में जो स्पेशल उसका जो है मेन उसमें हम 20 फुल लेंथ टेस्ट भी आप सबको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो जिन्हें भी जुड़ना हो हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लिखता है कि पाली शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। पल्ली से पाली शब्द की उत्पत्ति हुई। पल्ली का अर्थ है ग्राम, इस प्रकार पाली का अर्थ होगा ग्रामीण भाषा। कुछ विद्वान पल्ली को प्राकृत का तद्भव रूप मानते हैं। उसके अनुसार प्राकृत से पहले पाइल तथा अंत में पाली हुआ। पाली शब्द की उत्पत्ति पाटली यानी पाटलिपुत्र से भी मानी जाती है। इस संदर्भ में पाली का अर्थ हुआ मगध की भाषा। अब आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि कुछ विद्वान पाली को बौद्ध साहित्य को पालने वाली या रक्षा करने वाली भाषा मानते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी के अनुसार भाषा के अर्थ में पाली शब्द का उपयोग सबसे पहले आचार्य बुद्ध घोष 5वीं शती में ने किया था। आगे लिखा है कि माना जाता है कि पाली शब्द का उपयोग यूरोप में सर्वप्रथम हुआ, किंतु कच्चायन और भोगलान नामक 2 पाली व्याकरणों ने पाली का उपयोग भाषा के अर्थ में किया है। बौद्ध धर्म का शुद्ध पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक ये तीनों ग्रंथ पाली में है। बौद्ध धर्म का प्रभाव होने के कारण सम्राट अशोक की राजभाषा पाली थी। पाली को प्रथम प्राकृत कहा जाता है। पाली भारत की प्रथम देशीय भाषा थी। तो यहाँ जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ एक एक पॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से, तो आप सब बारीकी से देखिए और नोट करते जाइए। आगे चलते हैं। आगे लिखा है प्राकृत यानी मध्यकालीन आर्य भाषा की दूसरी अवस्था। प्राकृत का समय सन 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक माना जाता है। प्राकृत को द्वितीय अवस्था प्राकृत कहा जाता है। प्राकृत प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा रही है। हेमचंद्र, मार्कंडेय आदि विद्वानों ने प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से मानी है। आगे लिखता है कि वर रुचि ने सर्वप्रथम प्राकृत प्रकाश के नाम से प्राकृत व्याकरण लिखा तथा हेमचंद्र ने प्राकृत व्याकरण की रचना की। हेमचंद्र को प्राकृत के पाणिनि की संज्ञा दी जाती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। वर रुचि ने प्राकृत भाषा के 4 भेद माने हैं। वो कौन कौन सा है? महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और सोरसेनी। लेकिन हेमचंद्र ने अपने प्राकृत व्याकरण में प्राकृत के 3 भेद बताए, वो अर्धमागधी, चुलिका पैशाची और अपभ्रंश। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि चुलिका पैशाची को दंडी ने भूत भाषा कहा है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 7 प्राकृतों में सोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, दक्षिणात्य, बालिक, अवंजिता और प्राच्य का उल्लेख किया है। शास्त्रीय महत्ता की दृष्टि से सोरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी मुख्य है। प्राकृत के विकास की अवस्थाओं को किशोरी दास वाजपेयी ने 3 चरणों में बांटा है। वो इस प्रकार है। प्रथम प्राकृत को पाली, द्वितीय प्राकृत को प्राकृत और तृतीय प्राकृत को अपभ्रंश का नाम दिया।
आचार्य राजशेखर ने प्राकृत को मीठी तथा संस्कृत को कठोर भाषा कहा है। अब आगे देखते हैं अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था। अपभ्रंश मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग 6ठी सदी से होने लगता है। अपभ्रंश को अवहंस, ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, आभिर, आभिरोक्ति आदि नामों से भी जाना जाता है। अपभ्रंश तत्सम शब्द है, इसी प्रकार अपभ्रंश शब्द भी तत्सम है। अपभ्रंश में 8 स्वर है जो 2 भागों ह्रस्व और दीर्घ में विभाजित है। ह्रस्व स्वर हैं आ, ई, उ, ए, ओ। दीर्घ स्वर हैं आ, ई, उ। पतंजलि के महाभाष्य में अपभ्रंश का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग हुआ है। ये पॉइंट याद रखना है। पतंजलि ने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक रूप में किया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन हेमचंद्र ने किया। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और भोलानाथ तिवारी के अनुसार अपभ्रंश शब्द का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम चंड ने अपने ग्रंथ प्राकृत लक्षण में किया है। आगे लिखता है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम पहल वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। आगे देखिए, विभिन्न विद्वानों ने अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त शब्द भरत मुनि ने आभिरोक्ति कहा, जबकि वाग्भट एवं हेमचंद्र ने ग्राम भाषा, आचार्य दंडी ने आभिरों की भाषा कहा है। अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में मिलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि स्वयंभू ने अपभ्रंश को अपने रामायण में अवहत कहा है। सिद्धों के अपभ्रंश रचनाओं का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने किया। अपभ्रंश के भेद भी है जो काफ़ी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बताए हैं। इसमें से जो कुछ इम्पोर्टेंट है उसी को हम बता दे रहा हूँ। नामवर सिंह ने 2 भेद माने हैं, पूर्वी एवं पश्चिमी अपभ्रंश, जबकि तगारे ने पूर्वी, पश्चिमी एवं दक्षिणी अपभ्रंश माना। आकोबी ने पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी एवं उत्तरी अपभ्रंश माना है। नमी साधु ने उपनागर, आभिर एवं ग्राम्य, जबकि मार्कंडेय ने नागर, उपनागर एवं ब्राह्मण। नागर किसको बोलते हैं तो गुजरात की बोली को, और उपनागर राजस्थान की बोली को, जबकि ब्राह्मण सिंध की बोली को। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम व विकास में अपभ्रंश का जन्म काल 700 ईस्वी स्वीकारा है, जबकि डॉक्टर नामवर सिंह जी भी अपने ग्रंथ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान में अपभ्रंश का काल 700 ईस्वी स्वीकार करते हैं। लेकिन डॉक्टर भोलानाथ तिवारी अपभ्रंश का जन्म है जो 500 ईस्वी के आसपास मानते हैं। अपभ्रंश की कुछ रचनाएं एवं रचनाकार देख लेते हैं। ये रचनाएं इस प्रकार है। अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू हैं, जिन्होंने पौमचर्यु, रिट्ठोनेमिचर्यु तथा स्वयंभू छंद नामक 3 ग्रंथों की रचना की। पौमचर्यु एक अपूर्ण ग्रंथ है, फिर भी इसमें राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। कथा के अंत में राम निर्वाण प्राप्त करते हैं। यह अपभ्रंश का प्रथम राम काव्य है। यह राम कथा का विशाल प्रबंध काव्य है। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत 10वीं शताब्दी में हुए। इनकी भी 3 रचनाएं हैं, महापुराण, नैकुमारचर्यु और जसहरचर्यु। आगे देखते हैं। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शताब्दी में भविष्यत्य कहा की रचना की। कनकामर मुनि को क्रंकव चरित्र अपभ्रंश काल की प्रसिद्ध रचना है। धनपाल द्वारा रचित भविष्यत कहा अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य है। आगे देखते
देखिए लिखता है कि अपभ्रंश साहित्य का पहला संपादक डॉक्टर रिचर्ड पिसेल को माना जाता है। आगे लिखता है कि डॉक्टर हरदेव बाहरी ने 7वीं सदी से 11वीं सदी तक के समय को अपभ्रंश का स्वर्ण काल कहा है। अपभ्रंश का सबसे बड़ा व्याकरण हेमचंद्र को कहा जाता है। धीरेन्द्र वर्मा ने यह भी माना कि प्रत्येक प्राकृत की एक अपभ्रंश रही होगी। इस दृष्टि से वे अपभ्रंशों की 5 स्थिति स्वीकारते हैं, जो इस प्रकार है। पहला शोरसेनी प्राकृत, शोरसेनी अपभ्रंश से। पेशाची प्राकृत, पेशाची अपभ्रंश। मागधी प्राकृत, मागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी प्राकृत, अर्धमागधी अपभ्रंश। और 5वां महाराष्ट्रीय प्राकृत, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से। आगे लिखता है पेशाची अपभ्रंश को कैकेय भी कहा जाता है। मागधी अपभ्रंश से बांग्ला का विकास हुआ है। आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि पुरुषोत्तम देव ने प्राकृतानुशासन नामक ग्रंथ की रचना की। साहित्यिक रूप में अपने विकास और विस्तार के समय अपभ्रंश से सबसे अधिक प्रभावित होने वाली भाषा शोरसेनी प्राकृत है। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप सब बारीकी से देखिए, लेकिन वीडियो में काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को बताया गया है। इसे ही बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाए। तो बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अपभ्रंश ग्रंथ, अपभ्रंश काव्यत्री की रचना लालचंद्र गांधी ने की थी। अपभ्रंश के अर्धमागधी रूप से सिद्ध कवियों की भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश के खस रूप से पहाड़ी हिंदी उपभाषा का विकास हुआ। खम्र को दर्द नाम से भी जाना जाता है। कोंकणी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश भाषा का प्रियतम छंद दोहा है। अपभ्रंश काल के कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं एवं रचनाकार जो इस प्रकार है। प्रबंध चिंतामणि मेरे तुंगाचारी, प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर, पाहुड़ दोहा राम सिंह, उपदेश रसायन रास जिंदत सूरी और श्रावकाचार देवसेन। आगे लिखता है कि ग्रियर्सन, पिसेल, भंडारकर, चटर्जी, उल्नर आदि विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है, जबकि कीथ, आकोबी, ज्यूल ब्लॉक, अल्सडार्प आदि विद्वानों ने अपभ्रंश को देश भाषा नहीं माना है। अब अगला है जो अवहट। अवहट भाषा का समय 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निश्चित किया गया है। साहित्य में 14वीं सदी तक इसका प्रयोग होता है रहा। साहित्यिक अपभ्रंश को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी कहा था। अवहट शब्द का प्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर में है। वर्ण रत्नाकर का रचनाकार ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं। प्राकृत पेंगलम के टीकाकार वंशीधर ने इसकी भाषा को अवहट माना है। आगे देखते हैं। आगे लिखता है कि वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता और कीर्ति पताका में पूर्वी अवहट का उपयोग किया गया है। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश और अवहट को एक ही भाषा माना है और लिखा है कि अपभ्रंश का विकास अवहंस के रूप में हुआ और अपभ्रंश का विकास अवहट के रूप में हुआ। अवहट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। ये कथन सुनीति कुमार चटर्जी जी का है। अवहट के 3 भेद माने गए हैं, पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी। प्राकृतिक पेंगलम में पश्चिमी अवहट का प्रयोग मिलता है। डॉक्टर तगारी ने कर्ता एक के विभक्ति को अवहट भाषा की विशेषता स्वीकार किया है। अपभ्रंश और अवहट में चौपाई छंद में 15 मात्राएं होती है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी भाषा साहित्य के ज्ञाता अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अवहट में हिंदी का उद्भव स्वीकार करते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यहाँ गुलेरी होगा, यहाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अवहट को पुरानी हिंदी नाम दिया है। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट कहा। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार अवहट मध्य प्रदेश के अलावा बंगाल आदि प्रदेशों में भी काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही है।
अवहट भाषा के प्रमुख रचनाकारों में अब्दुल रहमान, दामोदर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, विद्यापति रोड़ा आदि प्रमुख हैं। प्रसर्गों के विकास में सर्वाधिक योगदान अवहट का है। अब देखते हैं पुरानी या प्रारंभिक हिंदी। एक फेमस क्वेश्चन चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने प्रवर्ती अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, यानी प्रारंभिक हिंदी को पुरानी हिंदी कहा है। 8वीं-9वीं शताब्दी में सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकलती हिंदी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। आगे लिखता है कि इस प्रकार एक कह सकते हैं कि अपभ्रंश 7वीं से 9वीं शताब्दी के लगभग, अवहट 9वीं से 11वीं शताब्दी के लगभग और पुरानी हिंदी 12वीं से 14वीं शताब्दी के लगभग समय का अंतर रहा। अब है जो देखते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। लिखता आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। डॉक्टर हार्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया। वो इस प्रकार है। पूर्वी गोड़ियन, इसमें पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असमिया, उड़िया आ जाता है। पश्चिमी गोड़ियन में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी, पंजाबी। जबकि उत्तरी गोड़ियन में गढ़वाली, नेपाली और पहाड़ी, और दक्षिणी गोड़ियन में मराठी आ जाता है। अब आगे देखते हैं। भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश के क्षेत्रीय स्वरूपों के आधार पर वर्गीकरण इस प्रकार किया है। अपभ्रंश का क्षेत्रीय स्वरूप एवं आधुनिक भाषाएं। ब्राह्मण, इसमें पैसाची पश्चिमोत्तरी भाषा है, सिंधी और लहंदा पंजाबी आ जाता है। सुरसेनी मध्यवर्ती है, इसमें राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती है और पश्चिमी हिंदी आता है। अर्धमगधी में पूर्वी हिंदी आ जाता है, जबकि मगधी में बिहारी, उड़िया, बंगाली, असमिया, महाराष्ट्री में मराठी। हिंदी का भौगोलिक विस्तार एवं विविध रूप। सबसे इम्पोर्टेंट है हिंदी का भौगोलिक विस्तार एवं विविध रूप। भाषा वैज्ञानिक भाषा और बोली के बीच एक और वर्ग को स्वीकारते हैं जिसे उपभाषा कहते हैं। हिंदी भाषा का वर्गीकरण 5 उपभाषाओं में किया जाता है। वो कौन कौन सा है यहाँ देखते हैं। पहला है अपभ्रंश। देखिए अपभ्रंश सुरसेनी। सुरसेनी में कौन कौन सा उपभाषा है तो राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में बोली कौन कौन सा आ जाता है तो इसमें मारवाड़ी, मालवी, मेवाती, जयपुरी और ढूंढानी। जबकि पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली। पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और कोरवी। जबकि खड़ी बोली दहलवी, हरियाणवी, दक्षिणी हिंदवी। अपभ्रंश अर्धमगधी में आ जाता है। उपभाषा है पूर्वी हिंदी, इसमें बोली है अवधी, पूर्वी कोसली, बेसवाड़ी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और तीसरा अपभ्रंश मगधी में उपभाषा बिहारी हिंदी, यानी बोली इसमें भोजपुरी, मगही, मैथिली। तो देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है कि उपभाषा है जो कुल कितना है तो कुल उपभाषा यहाँ 5 है। 5 कौन कौन सा है तो देखिए पहला राजस्थानी हिंदी, दूसरा पहाड़ी हिंदी, तीसरा पश्चिमी हिंदी, चौथा पूर्वी हिंदी और 5वां बिहारी हिंदी। इसके अंदर अगर प्रश्न बनाता है कि कुल कितने बोलियां आती है तो कुल है अगर आप काउंट करते हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। सॉरी यहाँ देखिए ये 2 बार काउंट कर लिए, फिर से देख लीजिए। पहला मारवाड़ी, दूसरा मालवी, मेवाती, 3 4, इसमें 5 6 7 8 9 10 10 हो गया। 1 11 12 13 14 15 16। चलिए इसको विस्तार पूर्वक में देख लीजिए, यहाँ आगे बताते हैं। टोटल है जो 18 आएगा।
लेकिन आपको ऑप्शन में कभी कभी 17 मिलेगा और 18 दोनों ऑप्शन में मिलेगा। तो वहाँ है जो कभी कभी क्या करता है कि दक्षिणी को है जो कभी कभी काउंट करता है, कभी कभी नहीं करता है। इसको हम आगे बताऊंगा विस्तार में। चलिए देखिए, सबसे पहले है जो राजस्थानी हिंदी उपभाषा। राजस्थानी हिंदी भाषा राजस्थान, मालवा जनपद और सिंध के कुछ क्षेत्रों तक फैली है। राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती है। वो 4 कौन कौन सा है? तो मारवाड़ी, इसका विकास सुरसेनी अपभ्रंश के नागर रूप से हुआ है। मेवाड़ी, सिरोही, बागड़ी, थली, शेखावटी इत्यादि मारवाड़ी की प्रमुख उपबोलियां हैं। पुरानी मारवाड़ी को ही डिंगल कहा जाता है। पहली मारवाड़ी की लिपि महाजनी थी, किंतु अब यह देवनागरी में लिखी जा रही है। दूसरा जयपुरी, इसी को ढूंढानी भी बोलते हैं। जयपुरी का विकास सुरसेनी अपभ्रंश के उपनागर रूप से हुआ है। यह पूर्वी राजस्थान के इलाके में बोली जाती है तथा इसका केंद्र जयपुर है। कोटा, बूंदी, वारन, झालावाड़ इत्यादि क्षेत्र में। जयपुर का पुराना नाम ढूंढान था, इस कारण से जयपुरी को ढूंढानी भी कहते हैं। हाड़ौती, तुरवटी, चौरासी, अजमेरी ये सब जयपुरी की उपबोलियां हैं। अगला मालवी। मालवी दक्षिण राजस्थान की प्रतिनिधि बोली है। मालवी को बुंदेली और मारवाड़ी के बीच का पुल माना जाता है। अगला मेवाती। मेवाती राजस्थान के उत्तर पूर्वी इलाके में बोली जाती है। मेवाती की एक मिश्रित उपबोली अहिरवाटी है। अगला पहाड़ी हिंदी उपभाषा। पहाड़ी हिंदी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों मुख्यतः कुमाऊनी एवं गढ़वाल में बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 2 बोलियां आती है। वो कौन कौन सा है? कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी जो नैनीताल, अल्मोड़ा तथा पिथौरागढ़ क्षेत्र का पारंपरिक नाम कुमांचल है, जिसे कुमाऊं कहते हैं। इसकी बोली कुमाऊनी है। खसपरजिया, कुमैया, चौगरखिया, गंगोला, दानपुरिया, सिराली, सुरियाली, अस्कोटी, जोहारी, रचो, बहनसी, भोटिया आदि कुमाऊनी की उपबोलियां हैं। कुमाऊनी बोली दर्द, खस राजस्थानी तथा खड़ी बोली हिंदी से प्रभावित है। इसका दूसरा बोली है गढ़वाली। गढ़वाली जो 52 गढ़ियों में बटे होने के कारण केदारखंड क्षेत्र को गढ़वाल कहा जाता है और यहाँ की बोली गढ़वाली कहलाती है। इस पर पंजाबी और राजस्थानी का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अगला देखते हैं बिहारी हिंदी उपभाषा। इसके अंतर्गत कौन कौन सा बोली आता है? तो गियर्सन ने 3 बोलियों को बिहारी हिंदी माना है। वो भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिहारी हिंदी को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, पूर्वी बिहारी तथा पश्चिमी बिहारी। मैथिली और मगही पूर्वी बिहारी की, जबकि भोजपुरी पश्चिमी बिहारी की बोली है। अब इसमें देख लेते हैं भोजपुरी। भोजपुरी का केंद्र बिहार प्रांत का भोजपुर जिला है। भोजपुर के ही नाम पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा। बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है। बिहारी हिंदी उपवर्ग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण बोली भोजपुरी है। लोक प्रचलन की दृष्टि से यह हिंदी की सबसे बड़ी बोली है। भारत के बाहर भी मॉरिशस, फिजी आदि देशों में यह अत्यधिक प्रचलित है। भोजपुरी का बोली के अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग 1789 ईस्वी में काशी के राजा चेत सिंह के सिपाहियों की बोली के लिए हुआ। अगला मगही। मगधी का अर्थ है मगध की भाषा। मगही शब्द मागधी का विकसित रूप है। बिहार का पटना जनपद मगही का केंद्र है। पटना की मगही उर्दू, भोजपुरी तथा मैथिली से प्रभावित है। मगही का परिनिष्ठित रूप गया जिले में प्रयुक्त होता है। अगला है मैथिली। मैथिली का उद्भव मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से हुआ है। मिथिला की बोली को मैथिली कहा जाता है। मिथिला भोजपुरी क्षेत्र के पूर्वी, मगध क्षेत्र के उत्तर में स्थित है। उत्तरी मैथिली, दक्षिणी मैथिली, पूर्वी मैथिली, पश्चिमी मैथिली, छिकाचिकी और ज्वाल्हा मैथिली की 6 उपबोलियां हैं। साहित्यिक दृष्टि से मैथिली बिहार हिंदी के सबसे संपन्न बोली है। अब देखते हैं पूर्वी हिंदी उपभाषा। पूर्वी हिंदी का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ है।
प्राचीन समय में जिस क्षेत्र को उत्तरी कोसल तथा दक्षिणी कोसल कहा जाता था, वही क्षेत्र है जो पूर्वी हिंदी का क्षेत्र है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी मध्यदेशीय अवहट से अवधि का उदय माना जाता है। अवधी अवध क्षेत्र में बोली जाती है। अवध अयोध्या का तद्भव रूप है। लखनऊ मंडल के जनपदों में ही सामान्यतः इसका प्रयोग होता है। इस बोली के लिए कोसली, बेसवाड़ी और शब्दों का प्रयोग भी होता है। कोसल अवध का पुराना नाम था, अतः वहाँ की बोली कोसली कहलाई। दूसरा इसका बोली है बघेली। बघेली का विकास अर्धमगधी अपभ्रंश के एक क्षेत्रीय रूप से हुआ है। बघेली को दक्षिणी अवधी भी कहा जाता है। अगला छत्तीसगढ़ी। इसमें जो छत्तीसगढ़ी का उदय अर्धमगधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से हुआ है। छत्तीसगढ़ी बोली वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य की भाषा है। इतिहास में इस क्षेत्र को दक्षिणी कोसल भी कहा गया है। छत्तीसगढ़ी को लारिया या खलटाही भी कहते हैं। सरगुजिया, सदरी, बेगानी, बिंझवाड़ी मुख्य उपबोलियां हैं छत्तीसगढ़ी का। अब अगला देखते हैं पश्चिमी हिंदी उपभाषा। पश्चिमी हिंदी हिंदी भाषा का सबसे बड़ा उपवर्ग है। इस क्षेत्र जिसका क्षेत्र अंबाला से कानपुर तक तथा देहरादून से महाराष्ट्र के आरंभ तक विकसित है। इसकी बोलियां हैं ब्रजभाषा, कनौजी, बुंदेली, कोरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी और दक्षिणी। अब इसमें एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला ब्रजभाषा। इसके बारे में लिखता है कि ब्रज का अर्थ है पशुओं या गायों का समूह या चारागाह। पशुपालन की अधिकता के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसकी बोली ब्रजभाषा। इस बोली का आरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकाल में भाखा नाम से मिलता है। बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रजबोली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। बंगाल और असम में ब्रजभाषा से प्रभावित बांग्ला और असमिया को ब्रजबोली कहा जाता था। दक्षिण में केरल के महाराजा रामवर्मा ने ब्रजभाषा में रचनाएं की। वे स्वाति तिरुनाल नाम से लिखते थे। दूसरा है खड़ी बोली। सुनीति कुमार चटर्जी ने खड़ी बोली को मर्दानी भाषा तथा जनपदीय हिंदुस्तानी कहा। गियर्सन ने खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी तथा वर्नाक्यूलर हिंदुस्तान की संज्ञा दी है। महामती प्राणनाथ ने खड़ी बोली के नवीन रूप में सर्वप्रथम हिंदुस्तानी की संज्ञा दी। बिम्स, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा आदि भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार खड़ी बोली का आधार कोरवी है। अगला देखते हैं बुंदेली। बुंदेली बुंदेलखंड की बोली है। बुंदेलखंड नाम बुंदेला राजपूतों के आधिपत्य के कारण पड़ा। भूभाग की व्यापकता के दृष्टि से बुंदेली पश्चिमी हिंदी की सबसे व्यापक बोली है। गियर्सन ने बुंदेली के अनेक उपबोलियां का उल्लेख किया है। इनमें लोधांती, पंवारी, बनाफरी, खटोला, निभग, कुंदी, भदोरी तथा दक्षिण की मिश्रित बोलियां शामिल है। अगला कनौजी। कनौजी शब्द संस्कृत के कान्य कुब्ज शब्द से विकसित हुआ है, जो इस प्रकार कान्य कुब्ज, कन्न, उज, कनौज, यानी इस प्रकार पहला, दूसरा, तीसरा क्रम। कनौजी का केंद्र उत्तर प्रदेश का जनपद कनौज है। कन्नौज का पुराना नाम पंचाल था, इसलिए कनौजी को पंचाली भी कहा जाता है। कनौजी अपने परिनिष्ठित रूप में कनौज तथा आसपास के जिले में बोली जाती है। अगला देखते हैं हरियाणवी। इसका मूल संबंध हरियाणा राज्य से है। गियर्सन ने इसे बांगरू कहा। धीरेन्द्र वर्मा ने हरियाणी को स्वतंत्र बोली नहीं मानकर खड़ी बोली का ही एक रूप माना जाता है। अगला है दक्षिणी। हिंदी का वह शैली जो दक्षिण भारत में विकसित हुई दक्षिणी कहलाई। कभी कभी इसे पश्चिमी हिंदी उपभाषा में शामिल नहीं किया जाता है। और इस प्रकार बोलियों की संख्या 17 माना जाता है, लेकिन कभी कभी इसको है जो शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार कुल बोलियों की संख्या 18 मान लिया जाता है। तो ये दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा एग्ज़ाम में। अगर पूछ दे कि बोलियां टोटल कितनी है, 17 या तो 18 ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन रहे तो फिर
आयोग पे डिपेंड करता है कि वह उत्तर क्या लेगा, 17 लेगा या 18। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। पंजाबी या पैसाची अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसकी लिपि लंडा थी, जिसमें सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई। अगला गुजराती। इसकी लिपि गुजराती के नाम से ही जानी जाती है। गुजराती केथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है। अगला मराठी। इसके अंदर बोलियां आ जाती है कोंकणी, नागपुरी, कोष्टी, महारी। लिपि देवनागरी है, किंतु कुछ लोग मोड़ी लिपि का भी प्रयोग करते हैं। अगला असमी। मुख्य बोली विष्णुपुरिया और लिपि बांग्ला है। अगला बांग्ला। बांग्ला प्राचीन देवनागरी से विकसित लिपि बांग्ला में लिखी जाती है। उड़िया। उड़िया प्राचीन उत्कल तथा उड़ीसा की भाषा है। उड़िया की लिपि ब्राह्मी की सूत्री शैली से विकसित हुई है। तो ये थे भाषा की उत्पत्ति, अवहट्ट, पुरानी हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। होप कि आप सबको पसंद आया हो। तो आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और जो भी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुँच जाए। और जो भी हमारे हिंदी JSSC CGL के हिंदी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 9507779621 है। इस पर संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।